मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे के लेक्चर्स में हमने डिफरेंस एम्पलीफायर यूजिंग ऑप एम्प एंड सबट्रैक्टर यूजिंग ऑप एम्प के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल सीरीज गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसके इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ऑफर किए जा रहे सब्जेक्ट एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है 3130907 के सिलेबस के अनुसार चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और आपको ये सब्जेक्ट ऑफर किया जा रहा है तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और ये ट्यूटोरियल सीरीज में मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सारे फंडामेंटल्स कवर करूंगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो भी आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ट्यूटोरियल सीरीज साबित होगी। तो दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल सीरीज के और इसके अलावा मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल सीरीज पैरेलल चल रहे हैं, तो उसके रेगुलर वीडियो लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे, इसके लिए आपको मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंटीग्रेटर यूजिंग ऑप एम्प। दोस्तों, इंटीग्रेटर वैसे टू टाइप्स के होते हैं, पैसिव इंटीग्रेटर और एक्टिव इंटीग्रेटर। आज के लेक्चर्स में हम सिर्फ एक्टिव इंटीग्रेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक्टिव इंटीग्रेटर क्या होता है? एक्टिव नहीं, मान लीजिए कोई भी इंटीग्रेटर। अब कोई भी इंटीग्रेटर क्या होता है, तो अगर हम उसको इनपुट वेवफॉर्म दे रहे, कोई भी इनपुट वेवफॉर्म दे रहे, तो आउटपुट में हमें क्या देगा? तो उसका जो वेवफॉर्म है उसका इंटीग्रेशन करके देगा। मतलब अगर हम स्टेप फंक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट में हमें क्या देगा? रैंप देगा। अगर हम साइन वेव दे रहे हैं इनपुट वेवफॉर्म, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? कोसाइन वेव मिलेगा। सिमिलरली अगर हम स्क्वायर वेव दे रहे हैं इनपुट में, तो आउटपुट वेवफॉर्म में क्या मिलना चाहिए? ट्रायंगल वेव। तो ये हो गया हमारा इनपुट वेवफॉर्म और ये हो गया हमारा आउटपुट वेवफॉर्म। मतलब कोई ऐसी सर्किट जिसके इनपुट वेवफॉर्म को हमें क्या मिलेगा? आउटपुट में उसका इंटीग्रेशन मिलेगा। तो दोस्तों, इंटीग्रेटर सर्किट क्या हो गई? तो अ सर्किट इन विच द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इज द इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म is called the integrator or the integrating amplifier circuit. Now, इसके डायग्राम की बात करें तो चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ आउट करते हैं। बेसिक इंटीग्रेटर सर्किट। यहाँ पे हम क्या देंगे? प्लस VCC और यहाँ पे हम क्या देंगे? माइनस VEE। ये क्या हो गया हमारा? इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये हो गया हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और यहाँ से हम क्या लेते हैं? जनरली आउटपुट, जिसे हम V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो हम हो गया हमारा ओपन। अब एज ए बेसिक इंटीग्रेटर सर्किट के लिए हम इनपुट में क्या करेंगे? मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सिग्नल दे रहा हूं
ये हो गया हमारा वी इन, ये हो गया सोर्स रेजिस्टेंस। इस टर्मिनल को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो दोस्तों अभी तक ये सर्किट की बात करें तो ये सर्किट एज ए इंटीग्रेटर नहीं बट इन्वर्टर की तरह वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमारा सिग्नल अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पे हमें इंटीग्रेटर चाहिए, तो यहाँ पे हम फीडबैक रेजिस्टेंस की जगह क्या अप्लाई करेंगे, कैपेसिटर रखेंगे, फीडबैक कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फीडबैक कैपेसिटर CF। मान लीजिए कि आपका इनपुट करंट क्या है, I1 है, तो यहाँ पे जो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेस रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका कैपेसिटर करंट, और ये हो जाएगा बेस करंट। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, IB आ जाएगा। इनपुट रजिस्टर, सॉरी इनपुट करंट हम कहते हैं, और बायस करंट जिसे हम कहते हैं, जिसके बारे में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर में डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने ऑप एम्प एम्पलीफायर पैरामीटर्स नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा। तो ये हो गई हमारी आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट यूजिंग ऑप एम्प। दोस्तों इंटीग्रेटर है तो जाहिर सी बात है इसका आउटपुट भी क्या आना चाहिए एज ए इंटीग्रेटर, तो 0 to t v in dt प्लस c जो हमारा कांस्टेंट होगा, और ये हो गया हमारा R1CA। तो हमें आउटपुट में ये मिलना चाहिए। तो चलिए अब इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं। हाउ टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज V0। ठीक है दोस्तों, और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल भी देखते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इस नोड पे किरचॉफ अप्लाई करता हूँ, करंट किरचॉफ लॉ मीन्स वी अप्लाइंग द किरचॉफ करंट लॉ at V2 terminal, then we can say that at V2 we have I1 is equal to IB plus IC तो नहीं कहते हमें, इसे फीडबैक करंट है तो फीडबैक करंट ही कह देते हैं, तो IF। ठीक है दोस्तों, नाउ दोस्तों ये क्या हो गया है हमारा बायस करंट, और बायस करंट जनरली क्या होता है, नेग्लिजिबल इन द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो हम ये भी कह सकते हैं I1 is equal to IF। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमारा IB क्या है, बायस करंट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड IF। क्यों, क्योंकि हमारा IB क्या है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बायस करंट है जो बहुत ही लो होता है। तो हम अब IF की बात करें, मतलब करंट थ्रू द कैपेसिटर। तो करंट थ्रू द कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या है, IC इज इक्वल टू C इंटू DVC बाय dt। तो यहाँ पे हमारा IC क्या है, IF है, तो ये फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, IF इज इक्वल टू CF DVC बाय dt। दोस्तों अब हम IF की बात करें और VC की बात करें, तो IF यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इस सर्किट में, दोस्तों यहाँ पे लिख लेता हूँ जिनसे आपको पता चले। तो IF क्या है हमारा, जो I1 है,
ठीक है। और I1 हमारा क्या है, तो हम कह सकते हैं I1 इज योर V in माइनस V2 अपॉन R1, क्योंकि इस नोट की बात करें ना हम, तो ये हो गया हमारा I1। और सिमिलरली हमारा VC क्या हो जाएगा, तो VC हमारा हो जाएगा V2 माइनस V0 हो जाएगा, V2 माइनस V0। तो अब ये दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, VC की यहाँ पे पुट करते हैं, और IF मतलब I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा। चलो एक बार वापस लिख लेता हूँ फॉर्मूला जिनसे आपको पता चले। तो हम यहाँ तक थे अभी, IF इज इक्वल टू C1 dVC बाय dt, और IF इज इक्वल टू I1 था, तो I1 इज इक्वल टू C1 dVC बाय dt। I1 की वैल्यू क्या मिली थी हमें, V in माइनस V2 अपॉन R1, और dVC की वैल्यू क्या मिली थी हमें, V2 माइनस V0 अपॉन D2। दोस्तों ये वैल्यू मैंने यहीं से पुट की है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा V2 क्या है, V2 हमारा यहाँ पे अगर आप सर्किट चेक करोगे तो हमारा V2 क्या है, V2 क्या हमारा वर्चुअल ग्राउंड है, क्योंकि हम यहाँ पे आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट की बात करें, और आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट में V2 क्या हमारा होता है, वर्चुअल ग्राउंड होती है जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो हम यहाँ पे V2 की वैल्यू पुट आउट करेंगे, तो V in माइनस 0 अपॉन R1 इज इक्वल टू C1 D V2 माइनस 0, सॉरी V2 माइनस मतलब V2 की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस V0 अपॉन dt। क्यों, क्योंकि V2 हमारा वर्चुअल ग्राउंड है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, V in माइनस R1, अब हम ये माइनस को बाहर ले लेते, तो माइनस C1 D V0 बाय dt। दोस्तों हमें क्या चाहिए, आउटपुट V0 चाहिए, तो हम ये वैल्यू इस तरफ ले जाएंगे, तो इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, C1 हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो V in अपॉन R1 C1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू dV0 बाय dt। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएटर रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इस साइड क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटर, तो माइनस V in, सॉरी यहीं पे मैं लिख देता हूँ वापिस, तो V0 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन R1 C1 इंटीग्रेटर 0 टू T V in। तो दोस्तों यही फॉर्मूला था हमारा आउटपुट का, ठीक है। अब ये C क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, मतलब मान लीजिए कि ऑलरेडी V0 की कोई वैल्यू है, मतलब हम 0 प्लस टाइम की बात करें, तो V0 प्लस टाइम मतलब जब हम यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेटर बात कर रहे हैं उसके पहले ही यहाँ पे कोई आउटपुट अवेलेबल है, तो उसके लिए यहाँ पे हम कांस्टेंट C यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंटीग्रेटर सर्किट यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर इसके आउटपुट की बात करें, तो अगर हम स्टेप सिग्नल देंगे इनपुट में, तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, रैंप फंक्शन मिलेगा। अगर हम साइन सिग्नल देंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, कोसाइन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन का इंटीग्रेटर क्या होता है, कोसाइन होता है। और अगर आप स्क्वायर सिग्नल दोगे V0 T
तो ये V0 नहीं V इन है, तो आउटपुट में हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ट्राइंगल सिग्नल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर सर्किट फॉर द वेरियस वेवफॉर्म। अब दोस्तों हम इसकी सर्किट को एक बार वापस देखते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे जो हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस था उसको रिप्लेस किया बाय CF से। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसका गेन की बात करें तो उसकी गेन क्या होती है, RF अपॉन R1। लेकिन यहाँ पे हमने RF को किस से रिप्लेस किया है, CF से। तो CF का रिएक्टेंस क्या होता है, जिसे हम XF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका गेन इन्वर्टिंग टर्मिनल एम्पलीफायर है, तो इसका गेन क्या हो जाएगा, -XF अपॉन R1। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो ये हो गया, RF की जगह हमने XF हो गया और R1 ये है, तो इसकी गेन की बात करें तो ये हो जाएगा XF अपॉन R1 और आइडियल है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम इनपुट फेड करें तो इसका गेन हो जाएगा नेगेटिव XF अपॉन R1। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई ऐसी सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी F क्या है, 0 है, तो आपका रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब XF आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट हो जाने की वजह से आपका गेन क्या हो जाएगा, AV इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रॉब्लम है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो अगर हम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद आइडियल एम्पलीफायर की बात करें, सॉरी आइडियल इंटीग्रेटर की बात करें, तो इन द एब्सेंस ऑफ AC input signal, the capacitance reactance will be infinite, and due to that we get the gain of the integrator circuit is infinite। means अब गेन आपका इनफाइनाइट है, ठीक है, तो अब गेन इनफाइनाइट है, तो अगर आपका यहाँ पे इनपुट सिग्नल कोई भी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि नॉइज सिग्नल तो होता ही है, तो यहाँ पे आपका एम्पलीफायर जो गेन ही वही इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे आउटपुट में जो आपका नॉइज था वो भी एम्पलीफाई करके मिलेगा। मतलब आपको ऑफसेट वोल्टेज भी मिलेंगे, हम ये भी कह सकते हैं। तो ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। सो वी कैन से दैट इट विल एम्पलीफाई द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज which is present at the operational amplifier, and due to that we can say that in any absent of the input signal we get the output signal। तो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात करें, अब यहाँ पे क्या था, आपकी फ्रीक्वेंसी DC इज इक्वल टू 0 थी, F0 थी, ठीक है, क्योंकि हम इनपुट सिग्नल को ही नहीं दे रहे थे। अब आप इनपुट सिग्नल और AC सिग्नल दे रहे हो, मतलब आप F इंक्रीज कर रहे हो, F इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपका गेन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले तो जीरो फ्रीक्वेंसी थी, तब वो तो इनफाइनाइट था। अब आप दे रहे हो तो इनफाइनाइट से वो कम हो जाएगा। तो अब हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका इंटीग्रेटर सर्किट वर्क नहीं करेगा, मींस ये आपकी दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये प्रॉब्लम सोल्व आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपकी इंटीग्रेटर सर्किट है, यहाँ पे हम पैरेलल एक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं जिसका हम RF कहेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी प्रैक्टिकल सर्किट। चलिए एक बार मैं वापस इसको ड्रॉ कर देता हूं, जिनसे आपको पता चले। नॉर्मल इंटीग्रेटर एम्पलीफायर तो आपको पता ही है,
आइडियल एम्पलीफायर में हमने सिर्फ यहाँ पे CF यूज किया था, लेकिन जो ये रिएक्टेंस प्रॉब्लम और हाई फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम को हम रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पैरेलल में एक फीडबैक रेजिस्टेंस और यूज कर देंगे। इसका आउटपुट तो सेम ही रहेगा, क्या रहेगा आउटपुट, तो 1/R1C1 माइनस इंटीग्रेटर 0 to t v in dt प्लस C। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारी प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर सर्किट। अब इसकी हम कुछ एडवांटेजेस बात करते हैं इंटीग्रेटर सर्किट की। तो एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटर, फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है दोस्तों, लो डिस्टोर्शन। एक और एडवांटेजेस आपको मिल जाएगा, बेटर लिनियरिटी, गेन कैन बी कंट्रोल्ड, क्योंकि यहाँ पे हम कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों यूज कर रहे हैं। फोर्थ हो जाएगा आपका शार्प फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, क्योंकि कैपेसिटर्स की वजह से आपको क्या मिल जाएगा, शार्प फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। लेस इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड 6 this circuit is highly stable। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगी इंटीग्रेटर सर्किट के, तो फर्स्ट वन इज इट कैन बी ऑपरेट ओवर ए शॉर्ट फ्रीक्वेंसी रेंज। हमने देखा ना, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे भी ये गेन मिल रहा था और लो फ्रीक्वेंसी पे भी गेन मिल रहा था। सेकंड, अगर आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके आउटसाइड क्या हो जाएगा, सर्किट आपकी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, मतलब आपका जो एग्जैक्ट वेवफॉर्म मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। थर्ड हो जाएगा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पैरामीटर है IB, और क्योंकि यहाँ पे हमने IB को नेग्लिजिबल कंसीडर किया था, लेकिन प्रैक्टिकल में हम उसे नेग्लिजिबल कंसीडर नहीं कर सकते, तो ओपन पैरामीटर आर अफेक्ट। फोर्थ, इसका गेन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी पे क्या था, इनफाइनाइट था, और जैसी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो आपका गेन क्या हो गया, हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये तो हो गए इसके डिसएडवांटेजेस दोस्तों। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें आपको पता होना चाहिए वेवफॉर्म जनरेटर्स। कौन से वेवफॉर्म, तो ट्रायंगल, साइन, कोसाइन, ये सारे वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात करें हम तो कैन बी यूज इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। थर्ड एप्लीकेशन की बात करें तो लो पास फिल्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं हम। तो दोस्तों ये तो हो गए एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रेटर सर्किट। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस किया है।
एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं थ्रू आउट लेक्चर जिनसे आपको पता चले। तो ये हो गई हमारी बेसिक इंटीग्रेटर सर्किट। अब दोस्तों इंटीग्रेटर सर्किट का काम क्या होना चाहिए, अगर हम उसको इनपुट वेवफॉर्म दे रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, जो हम इनपुट वेवफॉर्म दे रहे हैं उसका इंटीग्रेशन, मतलब अगर हम स्टेप फंक्शन दे रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, रैंप। तो स्टेप फंक्शन का आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, रैंप मिलना चाहिए। अगर हम साइन सिग्नल दे रहे तो उसका इंटीग्रेशन करके आउटपुट में हमें क्या देना चाहिए, कोसाइन वेवफॉर्म। अगर हम स्क्वायर वेव दे रहे तो ट्रायंगल। तो ये तो हो गई इसके वर्किंग, मतलब ऐसे सर्किट जो इनपुट वेवफॉर्म को इंटीग्रेट करके हमें आउटपुट में दे। तो इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट और इंटीग्रेटर एम्पलीफायर के तरह कह सकते हैं। यहाँ पे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं जिसके हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट सिग्नल दे रहे हैं VOM, और यहाँ पे हमने फीडबैक रेजिस्टेंस जो था उसको हमने रिप्लेस किया बाय फीडबैक कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इस पॉइंट पे किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करें तो क्या कह सकते हैं, I1 इज इक्वल टू IB प्लस IF। तो I1 इज इक्वल टू IB प्लस IF। अब दोस्तों I1 क्या है हमारा, सॉरी दोस्तों IB क्या है हमारा, बायस करंट है जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए क्या हो सकता है, बहुत लो होता है। तो जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं एज कंपेयर टू द फीडबैक करंट और कैपेसिटर करंट द IB इज नेग्लिजिबल। तो हमने IB को यहाँ पे नेग्लिजिबल कह दिया, तो हमारा I1 क्या हो गया, IF हो गया। अब IF क्या है, करंट थ्रू द कैपेसिटर, जिसे हम ये फॉर्मूला से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम IC इक्वल टू C इंटू DVC बाई DT, और IC क्या है हमारा एक्चुअली IF है, और IF क्या है हमारा I1 है। तो यहाँ पे मैंने यही किया है, IF इक्वल टू CF DVC बाई DT, और IF क्या है हमारा I1 है, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे इस नोट पे कैलकुलेट करें तो क्या मिल जाएगी, I1 की वैल्यू हमारी Vin माइनस V2 अपॉन R1। तो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू ले ली, और यहाँ पे हम अगर बात करें IF की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे अगर हम बात करें VC की वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर्स, तो उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, V2 माइनस V0 अपॉन, सॉरी V2 माइनस V0 क्योंकि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो V2 माइनस V0 VC। अब दोनों ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं तो क्या हो गया, Vin minus V2 upon R1 is equal to C1 dVC2 d V2 minus V0 upon D2। अब V2 क्या है हमारा वर्चुअल ग्राउंड वोल्टेज है जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे हम आइडियल एम्पलीफायर सर्किट यूज कर रहे हैं। तो Vin minus V0 upon R1 is equal to C1 d माइनस V0, ये हमारा 0 है, तो पाछड़ क्या बचा माइनस V0 अपॉन DT। अब ये माइनस क्या हमने ले लिया, बाहर ले लिया, तो Vin अपॉन R1 इज इक्वल टू माइनस C1 dV0 बाय DT। हमें क्या चाहिए, आउटपुट V0 मिले चाहिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, मेन सब्जेक्ट कर देंगे। तो इसका मेन सब्जेक्ट करके हमें क्या मिलेगा, V0 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन R1 C1 इंटीग्रेशन 0 टू t Vin। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल की क्या है, यहाँ पे हमने फीडबैक रेजिस्टेंस एक ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, उसका गेन की बात करें, उसका गेन क्या होता है, माइनस XF अपॉन R1। अब XF क्या है, फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस। अगर हम यहाँ पे AC सिग्नल नहीं दे रहे तो F क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और F 0 हो जाएगा तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपका जो पूरा गेन है जिसे हम AB कहते हैं वो भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कि आप कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं दे रहे हो फिर भी आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलेगा ड्यू टू द ऑफसेट इनपुट वोल्टेज। आपको आउटपुट मिलेगा जिसे हम कह सकते हैं ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज। दोस्तों अगर अभी तक आपको ये ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, बायस करंट क्या होता है, ये सारी चीजें पता नहीं है, तो मैंने इसके आगे के लेक्चर्स में पैरामीटर्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर और वी कैन से दैट
ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर करके एक वीडियो लेक्चर्स बना है, तो प्लीज वो देख लीजिएगा, जिनसे आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे हम देख रहे थे कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपका गेन इनफाइनाइट हो जाएगा, आपका गेन इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपको लो सिग्नल और नो सिग्नल पे भी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि आपका गेन इनफाइनाइट है। अब आप फ्रीक्वेंसी मतलब इनपुट सिग्नल दे रहे हो तो आपका गेन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से कम हो जाएगा। जैसे आप हाई फ्रीक्वेंसी दोगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका गेन लो हो जाएगा, मतलब ये आपकी दूसरी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो उसको सोल्व आउट करने के लिए हमने प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर एम्पलीफायर में हमने यहाँ पे CF के पैरेलल में एक फीडबैक रेजिस्टेंस यूज किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर अभी तक आपको आज के लेक्चर्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में आपका डाउट सोल्व कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।